पर भी मुज़ाकरात शुरू ही हुए हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने कहा तो था कि एस्टैब्लिशमेंट को भी एतमाद में लेकर हम आगे बढ़ेंगे, नवाज शरीफ की इजाज़त के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में नहीं लिया था कि ये अचानक फैसले आना शुरू हो गए? देखिए, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इस मुल्क के अंदर, और ये जो फैसले हैं ये उजरत में तो नहीं किए गए। ये तकरीबन 2 साल बाद मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आया है और उसका एक ट्रायल का टाइम पीरियड होता है और ट्रायल की स्टेजेस होती हैं, एविडेंस होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होती है और फिर ट्रायल आगे बढ़ता है। तो ये इसका एक वक्त मियाद है, उसके मुताबिक इस फैसले ने आना था। और देखिए, मुज़ाकरात से 9 मई का ताल्लुक़ कोई नहीं है। अगर तो 9 मई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए और 9 मई के ऊपर जो है वो नेगोशिएशन शुरू कर ली जाएं, तो फिर ये समझ लिया जाएगा कि आइंदा कोई भी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी करेगा, तबाही बर्बादी फैलाएगा, जलाओ घिराव करेगा और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी कोई सज़ा नहीं होगी। ये तो प्रेसिडेंट ही सेटिंग ना हो सकता। हर चीज़ का एक प्रेसिडेंट होता है कि आपने ये जुर्म किया, उसकी पादाश में आपको ये सज़ा मिली और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। ये प्रेसिडेंट सेट करना कितना डेंजरस होगा कि एक पूरा ग्रोह कोर कमांडर हाउस को कब्जे में ले ले, शुहदा की यादगारों को मसमार कर दे, साबोटाज करने की कोशिश करे और अंदर घुस जाए और कब्जा ले ले कोर कमांडर हाउस का, और उसके बाद सजाएं भी ना हो और 2 साल बाद भी ना हो, इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ जाने के बावजूद, तो फिर तो मुल्क में जो है वो निज़ाम बिल्कुल दरम भरम हो जाएगा और हर चीज़ खत्म हो जाएगी। साहब, अगर एविडेंस इतनी थी तो इमरान खान साहब ने आज अहम बात की। उन्होंने कहा अगर इनके पास एविडेंस होती तो आम अदालतों में ट्रायल करते और इतने वक्त में कन्विक्शन ले लेते। क्योंकि इतनी एविडेंस नहीं थी इसलिए मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया। सीक्रेट ट्रायल होता है, डिटेल जजमेंट नहीं आता, एविडेंस क्या थी नहीं बताया जाता, इसलिए किया गया। देखिए, हर चीज़ का एक स्पेशलाइज्ड लॉ और स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है। आप रेलवे में, रेलवे स्टेशन पे या रेल के अंदर कोई जुर्म करेंगे, रेलवे पुलिस उसका पर्चा देती है, कॉग्निजेंस लेती है, स्पेशल कोर्ट में जाता है। नारकोटिक्स का मामला होगा, एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो पर्चा देगी, अपने थाने में देगी, नारकोटिक्स की कोर्ट में ट्रायल होगा। अकाउंटेबिलिटी का मामला है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कॉग्निजेंस लेगा और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स ट्रायल करेंगे। इसी तरह जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर गए, हमला किया, बाइफरकेट कर दिया गया कि जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तोड़ फोड़ में, अंदर जाने में, कब्जा करने में मुलव्वस नहीं थे, वो ATC में ट्राई हुए हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर। जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर मौजूद थे, अंदर तोड़ फोड़ कर रहे थे, वर्दी अंदर से निकाल के डंडे पे लटका के खड़े थे और वहाँ पे इस तरह की इश्ताल अंगेज तकरीरें कर रहे थे और डैमेज कॉज करने के बाद, जलाओ घिराव करने के बाद बाहर प्राउडली आके मीडिया से बात कर रहे थे। कैमरे ने दिखाया, जियो टैगिंग हुई, लोकेशन ने बताया, हर चीज़ टेक्निकल एविडेंस की बुनियाद पे ये सजाएं दी गई हैं। अब इसको कोई कैसे डिनाई कर सकता है? क्या हसान न्याजी वर्दी लेके अंदर से उसने बेडरूम में गया होगा, वहाँ से वर्दी बरामद की होगी, बाहर आके उसने वो पूरा एक गिमिक्री की, तो क्या वो किसी से ढका छुपा है कि वो किसका भांजा है और वो किस पार्टी का मेंबर है? यहाँ तक तो वीडियो सामने आई थी कि वो एक खड़े हैं एक जगह पर और वो लिया हुआ है। अगर बाकी बातें हैं तो ये जजमेंट तफसीली तौर पर क्यों नहीं बता रहा कि क्या क्या एविडेंस हसन नियाजी और दूसरों के खिलाफ मिली और उस एविडेंस के नतीजे में किस तरीके से इन लोगों ने या तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की या फिर ऐसे कवानीन तोड़े कि इनका मिलिट्री ट्रायल बनता था, ना कि आम अदालत या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इनका ट्रायल बनता था। ये जो जजमेंट है 10-10 साल की कैद, और बहुत बड़ी कैद होती है, लोगों की जवानियां गुजर जाएंगी कि इतनी सख्त सजाएं बनती थी। इसकी कम से कम रीजनिंग दे देते, इसके को सपोर्टिंग एविडेंस बता देते ताकि पता चलता कि किस तरीके से मेरिट पर है ये सजाएं। जी, वो बिल्कुल। देखिए, जब राइट टू फेयर ट्रायल कैसे इंश्योर किया जाता है? नंबर 1, राइट टू एंगेज अ लॉयर, आपको वकील करने का हक हासिल है अपनी मर्जी का। नंबर 2, राइट टू एक्सेस टू फैमिली, आपको अपनी फैमिली से मुलाकात का और वहाँ मौजूद होने का हक हासिल है कि फैमिली मौजूद हो। रिकॉर्ड तक रसाई का हक हासिल है। एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं होगा आपकी मौजूदगी के बगैर। और अपील के आपके पास 2 हक हासिल हैं, जिसके अंदर एक अपील आप करेंगे जब डिटेल्ड आपको ऑर्डर मिलेगा विद इन दी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, और एक आपके पास हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन करने का हक हासिल है। तो देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के जब इमरान खान साहब बानी चेयरमैन PTI फ़ज़ाइल बयान करते थे और ये जस्टिफिकेशन पेश करते थे कि मिलिट्री ट्रायल तो इतना कमाल की चीज़ है,
मिलिट्री कोर्ट तो मैं कहता हूं कि दुनिया की बेहतरीन चीज़ जो है वो बनी है तो मिलिट्री कोर्ट बनी है, एक मरतबा नहीं। बानी चेयरमैन पीटीआई के 10 बयानात मौजूद हैं जहां उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ज़ाइल बयान किए, आज उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये इनका वतीरा है कि जो भी काम जिसकी भी तारीफ ज़िंदगी में की है उसको बाद में रद्द भी किया मगर अज़ादार साहब जब वो एग्जैक्टली अल्फाज में नहीं, मगर उन्होंने अगर कभी मिलिट्री कोर्ट्स की सपोर्ट की थी तो उस वक्त आप खिलाफ थे कि सिविलियंस का जिस तरीके से ट्रायल हो रहा है इमरान खान साहब के दौर में जब हो रहा था। अब आप हक में बात कर रहे हैं और वो खिलाफ बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान इसी तरीके से दायरों में घूम रहा है और दुनिया पाकिस्तान पर सवाल उठा रही है। अगर ये इतने फेयर ट्रायल हैं तो अमेरिका, बरतानिया, EU जिसने हमें GSP+ दिया हुआ है वो सवाल ना उठाते, वो सवालात उठा रहे हैं हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठ रहा है। फ़र्ज़ कीजिए कि अमेरिका में या बरतानिया में या यूरोप के किसी मुल्क में उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर इस तरह का हमला हो जाए, तो मुझे बताइए कि वहाँ क्या क़यामत ना बर्पा हो जाएगी। और मुझे ये भी बताइए कि जिस शख्स ने कैपिटल हिल में स्पीकर की कुर्सी पे जूती वाले पैर रख के बैठा, उसको 15 साल की सज़ा हुई। तो अगर यही काम वहाँ पे हुआ होता तो उधर भी मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स भी होते हैं। हमारे मिलिट्री कोर्ट्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मार्ज़े वजूद में आए, किसी इंटरनेशनल कॉवेनेंट की, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो है ये फैसले किए गए हैं। मतलब एक तो देखिए ना कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ, या भी बरतानिया में भी जो कैपिटल हिल पर हमला हुआ है, जो बरतानिया में भी राइट्स हुए थे उसमें तेजी से ट्रायल हुए, मगर एक पूरी की पूरी डिटेल रीजनिंग, पूरी की पूरी एविडेंस सामने रखी गई। आज रीमा उमर साहिबा ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि UN की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स फेयर ट्रायल के यूनिवर्सल तकाजे पूरा नहीं करती। ICCPR ये कहता है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने क्योंकि रेटिफाई किया है इसलिए पाकिस्तान पाबंद है इन कवानीन का। तो जो बैनुल अक़वामी कवानीन पाकिस्तान इनका सिग्नेटरी है, उनकी पाकिस्तान खिलाफ वर्जी कर रहा है। UN कहता है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करती। देखिए, जब डिटेल फैसले इनको दिए जाएंगे अक्यूज को और राइट ऑफ अपील दिया जाएगा तब तो कोई ये बात करे, मगर ट्रायल के दौरान ये किस तरह इन्होंने डिड्यूस कर लिया फैसले पढ़े बगैर। मुझे ये बताइए, इतने बड़े बड़े इदारे शाहजेब साहब, मेरी ट्रेनिंग बतौर वकील हुई है, मैं कभी भी आज तक शॉर्ट ऑर्डर पढ़ के मैंने कोई नतीजा अखज़ नहीं किया। साहब इन्होंने ये इन फैसलों के ऊपर उनका कमेंट नहीं है, ये जो आज तक फैसले आए हैं मिलिट्री ट्रायल्स में पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस के, उसकी बुनियाद पर इन्होंने ये बात अखज़ की है, ये इन फैसलों के ऊपर नहीं कह रहे। नहीं, मगर उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी देना। देखिए ना, जब राइट टू फेयर ट्रायल के 5-6 लवाजमात जो मैंने आपको गिनवाए वो पूरे हो रहे हैं, ट्रायल इन एब्सेंशिया भी नहीं है, वकील का भी हक हासिल है, रिकॉर्ड भी आपके पास है, आपको अपील के भी 2 हक दिए जा रहे हैं, आपका भी मामला मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा, तो फिर ये कैसे अखज़ कर लिया गया नतीजा कि ये फेयर ट्रायल नहीं है। ये बिल्कुल, मैं इस पर डिबेट कर सकते हैं, इस पर बातचीत हो सकती है। किसी और मुल्क में क्या यही मयार है? वहां पे शायद इससे भी सख्त तरीन सजाएं दी जाती अगर ये मामला 9 मई वाला वहां पे होता। सजाएं बहुत सख्त हैं, थोड़ा सा जरा सजाएं बहुत ज्यादा सख्त हैं। और मसला ये है कि अब ज़ाहिर डिटेल रीजनिंग आप कह रहे हैं कि आएगी, एविडेंस आएगी तो और मामला पता चल जाएंगे, मगर प्रेसिस में कहा है कि जो 9 मई के लिए हिरासत में लिए गए थे उनके ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं। अब ज़ाहिर अगर किसी और के खिलाफ सबूत होता तो उन्हें हिरासत में लिया गया होता, अगर नहीं लिया गया तो इसका मतलब है और किसी के खिलाफ सबूत नहीं है। पिछली प्रेसिस में कहा गया था कि जो मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर ट्रायल मुकम्मल होगा, यानी कि मास्टरमाइंड जो कि अब हुकूमत कहती है कि इमरान खान है, मिलिट्री की प्रेसिस में नहीं कहा गया, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। देखिए, आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें शफकत महमूद साहब ने और शमशाम बुखारी साहब ने डिसएग्री किया था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो हमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक नहीं करना चाहिए और ये नामुनासिब होगा, और वो डिसएग्रीमेंट उनका ऑन रिकॉर्ड है। बाकी तमाम लोगों को अहदाफ दिए गए, जो ऑडियोज़ भी उसके बाद आई कि अपने अपने हदफ पे पहुंचो, अपना अपना टारगेट पूरा करो। तो देखें, ये तो इस तरह हो नहीं सकता कि GHQ पिंडी भी लोग खुद ही पहुंच गए, लाहौर कोर कमांडर हाउस भी पहुंच गए, किला बाला हिसार भी खुद ही पहुंच गए, मर्दान के सेंटर पे भी खुद ही पहुंच गए। ये एक प्लान्ड एक्टिविटी थी, तो इतना सिंक्रोनाइज तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे ये लोग पहुंचे हैं। ये हो नहीं सकता कि अनप्लान्ड एक्टिविटी हो, कि नेचुरली टेलीपैथिकली लोग जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमने इन शहरों में इन इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है। फैसलाबाद में ISI के दफ्तर को अटैक किया, मियाँ वाली एयरबेस पे जहाज़ जला दिया।
तो मुझे बताइए क्या किसी सिविलाइज माशरे में इस तरह होता है? और ये अनप्लान्ड एक्टिविटी कतन नहीं मतलब अगर जो प्लानिंग थी पहले से की गई, मतलब जो प्लानिंग थी वो साबित वो की जा रही थी ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये बार बार कहा गया कि शायद 9 मई के मुकदमात में इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल हो। इमरान खान साहब खुद इस संदेश का बार बार इजहार करते रहे कि ये ग्राउंड बना रहे मेरा ट्रायल करने का। जब आज प्रेसिस में कह दिया गया कि ट्रायल मुकम्मल हो गया 9 मई के मुल्जिमान का, नहीं इमरान खान साहब तो अब नहीं जा रहे, मिलिट्री ट्रायल उनका नहीं हो रहा, और जो मास्टरमाइंड तक ये बात नतीजा नहीं पहुंचा इन ट्रायल के नतीजे में। देखिए प्रोसिक्यूशन ने ये डिसाइड करना है बेस्ड ऑन दिस एविडेंस कि देखिए ये तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसकी मनसूबा साजी हुई, इसकी प्लानिंग हुई और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। तो अब पहले 25 लोग, अब 60 लोग, फिर आगे ये मामला ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। अगर प्रोसिक्यूशन ये समझेगी कि उसके पास जो एविडेंस आया है और जो लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं लॉ के मुताबिक वो इस बात के मुतकाजी हैं कि ये मामला बाकी लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो वो ज़रूर पहुँचेगा। मेरी दानिश में तो बिल्कुल उसका एविडेंस मौजूद है, मगर फैसला मैंने नहीं करना। यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और प्रोसिक्यूटर्स हैं। एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है कि इन मामलात के अंदर वो डिसीजन ले या किसी को राय दे इसके ऊपर। हाँ, मैं अपनी राय का इजहार मीडिया पे ज़रूर कर सकता हूँ, मगर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होनी है उसके लिए प्रोसिक्यूशन ने और कोर्ट्स ने काम करना है, जो मेरी राय में जिसके लिए बहुत एविडेंस मौजूद है। तो ये बिल्कुल इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये मामला उन तक भी जाएगा जो मनसूबा साज थे, जो मास्टरमाइंड थे। वैसे तो और फिर ये मुज़ाकरात यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब जब इस तरह फैसले आ रहे हों, फिर 190 बिलियन पाउंड का फैसला भी अगले हफ्ते आना है, आपको लगता है मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा या फिर ये डीरेल ही होंगे, इसका कोई नतीजा मंतकी नतीजा निकलना नहीं है? देखिए मुज़ाकरात का कभी भी ये मकसद नहीं था कि किसी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सारा ख़त्म करके, केसेस ख़त्म करके रिहाई दे दी जाए। ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो देखिए एक ये ज़रूर था कि केपी की हुकूमत के हवाले से उनके मामलात हैं। हमने हाउस इकट्ठे मिलके चलाया है। नेशनल असेंबली के अंदर उन्होंने कमेटीज़ की चेयरमैनी कबूल की है, सेनेट में उन्होंने चेयरपर्सन अपने लगाए हैं कमेटीज़ के अंदर। वहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम पे उनकी इनपुट थी। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने एक पब्लिकली कहा कि जी हम इसमें शरीक नहीं होंगे, मगर 26वीं आईनी तरमीम उनकी मर्ज़ी से बनी है और उसमें उनकी बहुत ज़्यादा जो है मशावरत भी शामिल थी और उन्होंने एग्री किया इस चीज़ से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें टेबल के ऊपर हैं फॉर नेगोशिएशंस, तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। मगर ये कतन मकसद नहीं था। ये मेरा ख्याल है शायद किसी ने मिसकंस्ट्रू किया कि जी ये रिहाई के मकसद के लिए बैठे हैं। मतलब उनका तो पहला उनका पहला नुक्ता ये है, इमरान खान साहब की रिहाई उनका पहला नुक्ता है और फिर बाकी असीरान की रिहाई पहला नुक्ता है उनका, उनके मुतालबे का। देखिए वो तो एग्जीक्यूटिव उसमें क्या कर सकता है या कोई भी और उसमें क्या कर सकता है? वो तो कोर्ट्स में आपने अपना केस प्रेजेंट करना है, वहां से आपने बरी होना है। तो ये उनकी कोई, मुझे लगता है कि ये उनको शायद इसकी समझ नहीं है सिस्टम की, मगर ऑब्वियसली हम अच्छी नीयत से बैठे हैं, मुल्की मफाद में बैठे हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की खातिर बैठे हैं। तो हमारी तवक्को यही है कि मामलात अफाम तफहीम से आगे बढ़ेंगे और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म होंगी और बहुत सारे मामलात पे हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और मिल के आगे चल सकते हैं इस मुल्क के लिए। मतलब मगर इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि मुझे पैगाम मिला कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर देंगे। मैंने जवाब दिया कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूँगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा, हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊँगा। ये उन्होंने कहा कि उन्हें तो ऑफर थी पर्सनली कि उनके लिए आसानियां हो जाएंगी, या तो बनी गाला या फिर खैबर पख्तूनख्वा में। मैंने इनकार कर दिया कि जी बाकी सबके लिए हो। देखिए जिस तरह अमर बिल मारूफ और उसके बाद हम कोई ग़ुलाम हैं, फिर उसके बाद बाजवा ने मुझे निकाला, ये सारे बयानिए बने, तो मुझे ये एक पॉलिटिकल रेटरिक लगता है, ये एक सियासी बयानिया है जिसके तहत एक डिफाइंस शो की जा रही है। ऐसी बात है नहीं कि कोई इस तरह की ऑफ़र किसी भी तरफ से आई हो कि जी आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं या आपको KPK की जेल में भेज सकते हैं। देखिए जब ट्रायल चल रहे हैं, जब सज़ाएं हुई हैं, जब केसेस का जो है वो आगे मामलात बढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये मुमकिन नहीं है। तो जब पॉलिटिकली वीक हुए, धरना फेल हुआ
एहतजाज नाकाम हुए, स्ट्रीट पावर उस तरह से ये गैदर नहीं कर सके, वो सपोर्ट मस्टर नहीं कर सके, इतनी सख्त नहीं थी कि लाखों लोग इनके लिए सड़कों पे निकल आते। तो अब मेरा ख्याल है नामोशी मिटाने के लिए और शर्मिंदगी से बचने के लिए पॉलिटिकल फेस सेविंग की गई है, ये कह के कि जी मुझे तो बड़ा कहा जा रहा था कि जी शिफ्ट हो जाए, तो मैंने कहा नहीं पहले बाकी कैदियों को छोड़ो। मेरे नज़दीक ये एक सियासी बयानिया है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई या फिर नज़रबंद करना बनी गाला में या फिर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल करना, ये कभी ऑफर नहीं थी उनके लिए? ये कोई ऑफर नहीं थी। और मैं जिस तरह कहा कि देखिए अब वो फेस सेविंग की तरफ जा रहे हैं बिकॉज उनको और फेस सेविंग नज़र नहीं आ रही। वो फाइनल कॉल जो थी कि फाइनल कॉल है, अब वो फाइनल कॉल भी इनकी नाकाम रही, 26वीं आईनी तरमीम में भी नाकाम रहे, नाकामियां पै दर पै इनका मुकद्दर रही हैं। तो इन नाकामियों के बाद मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव बिल्डिंग थी, ये नैरेटिव डोमेन के अंदर बात की गई है। सिर्फ अपने सियासी जो इनके सियासी लोग हैं, सियासी रुफ़का हैं, सियासी सपोर्ट बेस है, उसको वक्ती तौर पे मुतमईन करने के लिए कि जी हम बड़े डिफाइंड खड़े हैं, हम तो इस बात पे नहीं मान रहे। ये पॉलिटिकल रेटरिक के अलावा कुछ नहीं है। मगर अब से 25 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएंगे और ओहदा संभाल लेंगे। उनके जो उन्होंने जो नुमाइंदा खुसूसी अपने बनाए हैं रिचर्ड ग्रेनेल, वो अब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, वुज़रा पर तनकीद कर रहे हैं, एम्बेसडर से जवाब मांग रहे हैं पाकिस्तान के जो अमेरिका में हैं। तो क्या हुकूमत को ये पैनिक है कि 25 दिन बाद कुछ भी हो सकता है, उससे पहले कोई ना कोई डील हो जाए, कोई ना कोई मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो जाए? देखिए, एक तो सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर इस तरह से स्टेट की पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, मगर स्टेट टू स्टेट जो मामलात हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखते हुए, लोकेशन देखते हुए, पाकिस्तान के माजी के मामलात बड़े अच्छे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इमिनेंट थ्रेट है। और मैं कल हुसैन हक्कानी साहब को भी सुन रहा था और जिस तरह उन्होंने कहा, मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये सियासी बयानिया ज़रूर है, मगर जब फ़ॉरेन ऑफिस टू फ़ॉरेन ऑफिस और फ़ॉरेन मिनिस्टर टू फ़ॉरेन मिनिस्टर बात होती है तो स्टेट्स के मफादात के मामले पे होती है और स्टेट की फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत होती है। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को ये नहीं कहता कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ख़त्म करो, अदालतों को साइड पे हटाओ और फलां शख्स को रिलीज़ कर दो। हर चीज़ ड्यू प्रोसेस के तहत होती है। फ़ॉरेन पॉलिसी के डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के पीछे पूरी एक थिंक टैंक्स और थिंकिंग होती है। तो ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिस तरीके से ये बार बार जो एक बयानिया चल रहा है, बिल्कुल लॉबिंग फर्म्स होती हैं, पीआर फर्म्स होती हैं, उसके तहत हर पार्टी अपना ओवरसीज़ में भी अपने मामलात को आगे चलाती है। बट मुझे ये भी सियासी स्टेटमेंट्स के अलावा इसमें संजीदगी उस तरह की नज़र नहीं आती, बिकॉज़ ये एक बिल्कुल सियासी नोक झोंक जिस तरह होती है वो बन गई है। और हम देखिए, हम अपने तमाम जो ममालिक हैं जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनको कदर की निगाह से देखते हैं और हम समझते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक हैं, स्टेट की पॉलिसी के मुताबिक हैं और वो उसी के मुताबिक चलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेट टू स्टेट इस तरह की बातें होती हैं कि जी फलां को रिहा कर दिया जाए। अच्छा देन, अब अगर आप 20 जनवरी आपके ख्याल में कोई ऐसी डेट नहीं है, तो 31 जनवरी इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी है कि उस वक्त तक मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा निकलना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि उस वक्त तक जो रेमिटेंसेज ना भेजने की सिविल नाफरमानी है वो चल रही है, यानी कि उसकी कॉल उनकी इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो अगर रेमिटेंसेज पर इम्पैक्ट आता है, ज़ाहिर हुकूमत वो कतई तौर पर नहीं चाहेगी, तो 31 जनवरी तक की जो डेडलाइन है उसको मीट करने की कोशिश करेगी हुकूमत के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। देखिए, एक तो रेमिटेंसेस बहुत ऊपर गई हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं और ये वर्कर रेमिटेंसेस हैं। ये जो हमारे बेचारे मजदूर हैं बाहर पे, जो ब्लू कॉलर हमारा लेबर है, वहाँ से बहुत रेमिटेंसेस आई हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में $8.8 बिलियन की रेमिटेंसेस आई हैं, मैनी फोल्ड इंक्रीज हुई हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो मर्जी कॉल दें, आपकी फाइनल कॉल का भी जो हशर हुआ वो रेमिटेंसेस की कॉल पे भी कोई संजीदगी से गौर कोई नहीं कर रहा और इन्फ्लोज माशाल्लाह बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। जहाँ तक इस डेडलाइन की बात है, डेडलाइंस हम देखते रहे हैं, कभी एक डेडलाइन, कभी दूसरी डेडलाइन, कभी तीसरी डेडलाइन, कभी फाइनल कॉल, कभी कोई कॉल। तो मैं इसको संजीदगी से नहीं लेता। कभी कहा गया जी बस ये जेल की दीवार टूटने वाली है, अब निकल आएंगे, अब हम अडयाला लेने जा रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि फ़लाँ तारीख तक बाहर ना आए तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। पता नहीं क्या क्या दावे किए जाते रहे, मगर ये मेरा ख्याल है विशफुल थिंकिंग है। बेसिकली इन्होंने जिससे भी हाथ मिलाया है ये उसको ले डूबे हैं।
आप अगर साकिब निसार से लेके जलील फैज़ तक का सफ़र देखें तो जो जो इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ अलाइंड रहा है, इन्होंने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये डेडलाइंस हम पहले बहुत देख चुके। वैसे मुझे फाइनल कमेंट पाकिस्तान ने की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया अफवाज की तरफ से, उसमें यह था कि पाकिस्तान ने यहाँ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करके ख्वारिज को मारा है। अफगानिस्तान हुकूमत ने कहा कि वहाँ पर कार्रवाई की गई है और उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट भी किया। आज इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान पर हमले की मजम्मत की है। इस पर क्या हुकूमत वाज़े बताएगी कि ये क्या वाकई अफगानिस्तान में कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है? देखिए, इस पे फॉरेन ऑफिस जो है वो या इसकी तस्दीक या तरदीद करेगा व्हेनेवर अप्रोप्रिएट। तो ये काम क्योंकि मोफा का है तो आई लीव इट टू मोफा। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने हमारे जब जवान और असर शहीद होते हैं तब तो कभी अफसोस का इजहार नहीं किया। तो कई खबर देखी होगी, किसी ने बताया होगा, तो इस पर बड़ा इजहार अफसोस है। तो जब तक ये कंफर्म नहीं होती मेरा ख्याल इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा।